हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। बाल विकास, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा हिंदी है, तीसरा पर्यावरण ईवीएस। ये तीनों सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे आप लोग जितने भी स्टूडेंट चाहे ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करना है। इससे 2 फायदा होगा। एक तो हमें पता चलेगा कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं, या बस चीटिंग कर रहे हैं। दूसरा इससे भी बड़ा फायदा ये होगा, लिखने से आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। जो कुछ भी आप लिख के रिप्लाई करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सारी रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। शुरू से लास्ट तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक कवर किया गया है। आप लोग क्वेश्चन देख के खुद समझ जाएंगे। तो चलिए अच्छे से शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आप लोग स्कोरिंग अपने साथ साथ में जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी आपका उत्तर सही नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, कब? 1949 को संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था, और जो कि 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया था, यानी कि लागू हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ, नीली व्हेल, घड़ियाल, गंगा की डॉल्फिन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 18 मई 2010 को, कब? 18 मई 2010 को भारत सरकार के द्वारा उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, गिद्ध के विलुप्त होने का कारण क्या है? गिद्ध के विलुप्त होने का कारण क्या है? किस वजह से गिद्ध विलुप्त हो रहा है? जलवायु, भोजन न मिलना, दर्द निवारक दवाएं, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दर्द निवारक दवाएं। गिद्ध के विलुप्त होने का मुख्य कारण है बीमार पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाएं। इन पशुओं के मृत शरीर को खाने से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि ये आज विलुप्त होने की अवस्था में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से, एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फास्ट रिप्लाई कीजिए। जल्दी जल्दी से रिप्लाई आपको करना है, एकदम से स्पीड में, पूरे एक्टिव होकर के। ठीक है, रुकना नहीं है, पूरी एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो एकदम से जोश और जुनून में होना चाहिए। तो यही एनर्जी आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विकल्प आप सभी के सामने। आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विलुप्त के करीब जीव। विलुप्त हो रहे जीव या विलुप्त के करीब जीवों का संबंध रेड डाटा बुक से होता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ध्यान दीजिएगा, साइड में जितने भी पॉइंट हम आपको बताते चलते, सभी एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि का शासन ये विचार कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, इंग्लैंड से लिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, हमको लगता है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग रट चुके होंगे। 1984 कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर, मेनली रात को 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये बहुत बड़ी आपदा थी, जिसमें 4000 से अधिक लोग मर चुके थे और बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे।
और ये किस वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की वजह से हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, दिसंबर 2002 को। मेन डेट कौन सी? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। कहां पर स्थित है? केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है, निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली, विंध्य, हिमालय, नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, अरावली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा पर्वत है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया? विकल्प के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, 1973 में, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। अच्छा, एक चीज और आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प आप सभी को देते हैं, 12 जुलाई, 19 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड में। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उत्तराखंड में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर, ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में, 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। इस उद्यान को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहां पर? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कहां पे हुई थी? कनाडा में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। किसमें पाया जाता है? मेनली खट्टे फलों में, नींबू, आंवला, अमरूद, इन सब में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह भी किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस राज्य, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मेला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए। बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, बहराइच। तो देवा शरीफ का मेला, विकल्प आपका सही हो जाता है बी, बाराबंकी में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण,
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। जो वायुमंडलीय गैसें होती मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है ये। और जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सभी शाकाहारी जीव होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो जीव पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी जीव पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि सभी शाकाहारी जीव क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और जो इन पर निर्भर करते हैं ऐसे जीव को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और जो इन पर निर्भर करते हैं वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? जैविक कारक पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, वनस्पति। मृदा, वायु, जल ये सभी पर्यावरण के अजैविक कारक है, और जीवित जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक कारक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? परिवार विकास, परिवार नियोजन, सीमित परिवार, आदर्श परिवार। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है परिवार नियोजन। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिराणुओं में, आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पसेल्स में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें हीम लौह अंश पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? आपको हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, लैक्टोबैसिलस। अभी साइंस का क्वेश्चन मैंने करवाया था। साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो ईवीएस में पूछे जाते हैं तो उसमें आपको बताया था लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस लैक्टिस प्रमुख है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, लैटिनियो मास्ट, कार्ल मार्क्स। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है लैंडस्टीनर। ऑस्ट्रिया के थे ये। लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की। कौन कौन से? ए, बी, फिर ए बी और ओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें या शल्कपत्र। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, तना है। ये सभी तने के रूपांतरण है, यानी कि इनका जो संग्रह अंग है वो क्या है? तना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं वो उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी कहलाता है। जैसे चरने वाले पशु, बकरी हुआ, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता की कैटेगरी में। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया। देखिए यहां पे आपके ईवीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोग बताइएगा आप लोग कितना स्कोर कर पाए। पूरे आपको 21 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं ईवीएस के, ठीक है। तो 21 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, बिना चीटिंग के, ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी स्कोरिंग कमेंट सेक्शन में बतानी, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही, आप लोग कितना तैयार हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ
ग्रास्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से फास्ट रिप्लाई होनी चाहिए, एकदम से एक्टिव रहिए। चारों विकल्प में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो, जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं। श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न को हल करना यानी कि प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, इन सभी में शिक्षक को कुशल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक शिक्षक में क्या होगी प्राथमिक स्तर पर? चारों विकल्प में से ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए, धैर्य और दृढ़ता, जिसे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी बातों को सुन सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना ले रहे हो तो शिक्षक को क्या चाहिए? यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल दें। ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण विधि बदल करके कुछ इंटरेस्टिंग बताए, कुछ इंटरेस्टिंग शिक्षण विधि अपनाए, दूसरी शिक्षण विधि अपनाए या क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का वो तरीका खोजे, जिससे कि बच्चे रुचि ले सके और अधिगम की प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट कर सके और अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न हो, जिससे कि बच्चों का अच्छा अचीवमेंट मिले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला यह परिवर्तन हो सकता है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? चारों विकल्प में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे डांटेंगे? नहीं, डांटना तो बिल्कुल नहीं है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। उससे बातचीत करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उससे बातचीत करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर बाधित करता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उस बच्चे से बातचीत करेंगे, उसके व्यवहार को जानने की कोशिश करेंगे, वो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो विषय उसके समझ में ना आ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे और उसके विषय में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? चार विकल्प आप सभी के सामने, सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? फ्रॉबेल। फ्रॉबेल पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। फ्रॉबेल का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल। इन्होंने ही किंडरगार्टन की संकल्पना दी और शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्रॉबेल उपहार कहा जाता है। फ्रॉबेल उपहार की संज्ञा इसे दी गई है। जो शैक्षणिक खिलौने हैं, इनके जो पढ़ने की प्रक्रिया में जो खिलौने यूज किए जाते हैं, उन्हें फ्रॉबेल का उपहार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल ने, WH किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्खस ने, डाल्टन ने। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मिस हेलन पार्खस ने डाल्टन शिक्षण विधि या डाल्टन प्रयोगशाला योजना का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को बताएंगे कि वो बुद्धिमान है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी,
एक बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर गाइडेंस जरूरी होता है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य कराना उचित नहीं माना जाता है। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया का संबंध है, किससे संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 1 नंबर तो जरूर आता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पढ़ने की अक्षमता से। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक बच्चा जो फिल इन द ब्लैंक किससे ग्रस्त है? एक बच्चा जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होगा से ग्रस्त है। वसा और वाच न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। वो किससे ग्रसित है? शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, दोनों जगह पे डिसलेक्सिया। तो विकल्प आपका डिसलेक्सिया सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। इसमें शब्दों के संयोजन में, वर्णमाला सीखने में, इन सभी में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डिसलेक्सिया सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है कौन सी बीमारी? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। इसे बना लीजिए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया क्या? गणितीय कौशल संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। ये तीनों आपके अधिगम अक्षमता संबंधी विकार हैं। तीनों को मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये जबकि यहाँ पे देखिए डिस्थीमिया ये मूड डिसऑर्डर संबंधी विकार है, जो हल्का लेकिन लंबे समय तक रहने वाला एक अवसाद है। इसमें क्या होता है, सामान्य गतिविधि में आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, आप निराश हो जाते हैं, आत्मसम्मान में कमी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सांस्कृतिक कारक। इन सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक अधिगम अक्षमता में रोल नहीं प्ले करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता क्या है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग ऑप्शन चूज करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, एक स्थिर अवस्था है। सामान्य ये देखिए अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या होता है? सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति। अब सामान्य भाषा में कह सकते हैं अधिगम निर्योग्यता का मतलब है योग्यता की कमी या अनुपस्थिति या सीखने की क्षमता में कमी। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, यह अस्थायी स्वरूप की होती है, यानी कि यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, यह एक स्थिर अवस्था है। यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह होती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, अधिगम में अशक्तता के कारण। यदि बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि, ये सारी गलतियां मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि वह अधिगम अशक्तता संबंधी विकार से ग्रसित है। इस विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब लिखावट, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में ये जाना जाता है, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? उत्तर यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग जल्दी से चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पैवलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन पैवलोव महोदय ने किया। इसे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार
सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हिगार्टी ने, स्किनर ने। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है टी, स्किनर ने। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग जो था वो किस पर था? चूहे और कबूतर पर। किस पे था? चूहे और कबूतर पर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों, बिल्ली, चूहों। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, वनमानुषों पर किया था। उस वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर को, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स में 1925 में प्रस्तुत किया था। बुक का नाम क्या है? मेंटालिटी ऑफ एप्स। ठीक है, कब? 1925 में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदीगामक। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने संज्ञात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 मुख्य अवस्थाओं में बांट करके की है। कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रिया अवस्था ये 11 से 15 वर्ष। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, वाइगोस्की द्वारा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय जो था वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया? वाइगोस्की के द्वारा। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत में क्या कहते हैं? इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव ला सकता है, जो एक दूसरे की संस्कृति से भिन्न हो सकती है। वाइगोस्की ने अपने इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कई तत्व बताए हैं कि ये तत्व इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है पहला व्यक्तिगत भाषा और दूसरा है निकटतम विकास का क्षेत्र। पहली व्यक्तिगत भाषा, दूसरा है निकटतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, पश्चिमी हिंदी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है पूछा जा रहा है। चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, टा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं लाइव, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए 100%, जितने भी लोग देख रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, बिना चीटिंग के। और आप लोग फास्ट रिप्लाई करते रहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर पाए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार, अयोग व अंतस्थ, अकारांत। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अकारांत। तानसेन महान, यहाँ पे देखिए कुछ गलत भरना था और सही आपको ऑप्शन में से चूज करना था, तो यहाँ पर भी सही भर दिया गया। तो आप लोग जानते रहिए संगीतज्ञ ऐसे लिखा जाएगा। ये सेंटेंस संगीतज्ञ से इसी तरीके से कंप्लीट होगा, शुद्ध होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो जल्दी से बताइए। यण संधि, गुण संधि, अयादि, वृद्धि। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अयादि संधि।
पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है मनः धन भाव। मनः धन भाव की संधि क्या होगी? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मनोभाव। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यहां पे आपको उपसर्ग बताना है चिरायु शब्द में। तो 4 विकल्प आप सभी के सामने है, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, चिर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में आपको समास बताना है, कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। विद्यार्थी विद्या का अर्थी यानी कि विद्या को प्राप्त करने वाला। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कन्यादान में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो रेलगाड़ी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, संकर। रेलगाड़ी रेल और गाड़ी से मिलकर के बना हुआ है। तो रेल क्या इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, क्या सही होगा? योग रूढ़। ऑप्शन सही हो जाता है सी, योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर का सामान्य अर्थ क्या है? पीला वस्त्र, किंतु ये विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐसे जलज का सामान्य अर्थ क्या होता है? जल से जन्मा, लेकिन यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है। वैसे दशानन किसके लिए प्रयुक्त होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, नेता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, क्रोध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको सब बताया गया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति का विशेषण अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था कल। संस्कृति का विशेषण विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा ये, पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारक। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अधिकरण कारक है। आसान सा एक कारक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? घर से बाहर गया अलग हो रहा है। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द आपको बताना है। अधुनातन का विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा है? प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, दृष्टव्य।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, सी, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। नेक्स्ट है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे? विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जेय। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द आप अगर बताएंगे तो उत्तर आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, दुर्जेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य आपको चूज करना है चारों विकल्प में से। आपको 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कलम तोड़ना का अर्थ है, वैसे हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताते चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, बहुत सुंदर लिखना। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, निर्वेद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अशोक के फूल ये निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झरना ये काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, जयशंकर प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है भारत, यहाँ पे देखिए भारत भारती। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मैथिली शरण गुप्त। तो हिंदी के यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कंप्लीट, पूरे 28 क्वेश्चन। अब 28 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताइए। चलिए, इस तरीके से यहाँ पे हो जाते हैं आपके पूरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट। पूरे 70 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखे, तो आप लोग कितना स्कोर कर पाए ऑनेस्टी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल यहाँ पे देखिए, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। और हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल, थैंक यू।